Okay, so let's start with the pathology. The first chapter of pathology, that is cell injury and inflammation, or the general pathology that we say. There are like a lot of question being asked, and this is one of the most hard portion for the students, isn't it? सबको यही सबसे ज़्यादा hard लगता है कि इसके questions कैसे करें. So now for the next, I think 40 minutes I'll take, because there are almost 52 questions in this topic, and I don't want to leave any one of those, because if we go through these all 52 questions, then nothing will be left and we'll be done with everything that we need to do in the cell injury and inflammation, that is the general pathology. ठीक है, इतना अगर हम करते हैं तो एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड. सो लेट्स स्टार्ट. सेल इंजरी एंड इन्फ्लामेशन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है. A 50-year-old female presents with cervical lymphadenopathy. A biopsy has revealed granulomatous necrotizing inflammation. Which of the following option is correct? देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं. रिवील्ड ग्रैन्युलोमेटस नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन. ठीक है, ग्रैन्युलोमेटस नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन, एंड दे आर आस्किंग अबाउट द कैल्सिफिकेशन. व्हाट टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन इज सीन देयर. सो जनरल लिम्फेडिनोपैथी है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, उसमें कैल्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं. सो लेट्स डू एवरीथिंग फ्रॉम द कैल्सिफिकेशन, सो दैट not only this question but any questions that will be asked from this topic, that is the कैल्सिफिकेशन टॉपिक, विल बी गुड टू गो विथ इट. सो चलो फर्स्ट थिंग यहाँ पे देखते हैं. टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन में देखो, देर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन. ठीक है, फर्स्ट है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड देन देयर विल बी मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन. ठीक है, फर्स्ट इज, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा. चलो, सो देर विल बी डिस्ट्रॉफिक एंड मेटास्टैटिक टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन. सो लुक, डिस्ट्रॉफिक, डी से डिस्ट्रॉफिक एंड डी से डेड टिश्यू. सो दिस टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन occurs in the dead tissues, whereas if we talk about the metastatic calcification, this metastatic calcification will be seen in the living tissue. So if it is a living tissue, there will be metastatic calcification, and if it is a dead tissue, there will be dystrophic calcification. यहाँ पे देखो, the serum calcium is normal in dystrophic calcification, whereas the serum calcium is elevated in the metastatic calcification. आगे देखो, दिस डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इज सीन एट द साइट ऑफ नेक्रोसिस. एट द साइट ऑफ नेक्रोसिस जनरली क्या होगा, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखा जाएगा. और मेटास्टेटिक कहाँ पे होता है, लिविंग टिश्यूज में होता है. ठीक है, सो सीन एट द साइट ऑफ नेक्रोसिस, दैट इज डिस्ट्रॉफिक. कॉजेज ऑर्गन डिस्फंक्शन, दिस कॉजेज ऑर्गन डिस्फंक्शन, और यहाँ पे कोई भी ऑर्गन डिस्फंक्शन नहीं होता है. नेक्स्ट सी, this type of calcification, that is dystrophic calcification, is seen in rheumatic heart disease, that is in heart valves, है ना, and atheromatous plaque, tubercular lymph node, meningioma, mesothelioma, papillary carcinoma of ovary, papillary carcinoma of salivary gland, papillary carcinoma of thyroid, and prolactinoma and glucagonoma. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, एग्जाम्पल दे देगा और आपको पूछेगा. अभी नेक्स्ट देखो, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, यानी कि इट विल बी सीन इन हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, रीनल फेलियर, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है. ठीक है, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, सार्कोइडोसिस, मिल्क अल्काली सिंड्रोम, मल्टीपल माइलोमा, एंड मेटास्टैटिक ट्यूमर टू द बोन. सो देयर विल बी मेटास्टैटिक जनरली कैल्सिफिकेशन इन दीज थिंग्स. अब चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे. आवर क्वेश्चन विल बी इजी नाउ. ठीक है, से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेजेंट्स विद सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, बायोप्सी हैज रिवील्ड ग्रैन्युलोमेटस नेक्रोटाइजिंग, यानी कि नेक्रोसिस हो रहा है. तो ये देखो, सीन एट द साइट ऑफ नेक्रोसिस, कौन सा होगा, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन. सो इसमें दो डिस्ट्रॉफिक, एक ये और एक ये. देखो, सो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन विथ नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल और डिस्ट्रॉफिक कैल्शियम विथ रेज्ड सीरम कैल्शियम लेवल. सो जनरली डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, सीरम देखो तो सीरम कैल्शियम इज नॉर्मल, सीरम कैल्शियम इज एलिवेटेड इन मेटास्टैटिक. सो सबसे बेस्ट आंसर हमारे लिए कौन सा होगा, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन विद नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल. ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर. ऐसे हम आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, अभी देख दो, कमेंट ऑन द हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड. अब इस स्लाइड को अगर हम देखें तो जनरली यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ये पेरीफेरल अरेंजमेंट दिख रहा है हमको, है ना, ये पेरीफेरल अरेंजमेंट दिख रहा है. दिस इज द पेरीफेरल अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज पेरीफेरली अरेंज्ड एंड दिस इज नथिंग बट अ लैंगहैंस सेल्स. ये क्या है, लैंगहैंस सेल्स है. ये जनरली स्लाइड देख के पता चल गया होगा, लेकिन ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ. देखो, जनरली अगर हम इन दिस सेल, जनरली जाइंट सेल्स की अगर हम बात करें तो जाइंट सेल्स देखो, जितने भी जाइंट सेल्स हैं मैं आपको एक ही स्लाइड में सारी जाइंट सेल्स करवा देता हूं. देखो, सो इफ वी टॉक अबाउट द जाइंट सेल्स, इसमें से बहुत सारे देखो, PFMG 2020 और 2022 में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया. सो टाइप्स ऑफ जाइंट सेल्स इफ वी टॉक अबाउट,
द लैंगहैंस जाइंट सेल्स, इसमें क्या होता है देखो, न्यूक्लियाई अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स शू सीन इन टीबी। वही हॉर्स शू का मतलब जनरली क्या है, ये एक शेप बनता है बाद में जाकर, जनरली क्या होता है पेरिफेरल अरेंजमेंट जनरली हो जाता है, ठीक है। तो पेरिफेरल अरेंजमेंट जनरली ऑफ न्यूक्लियस इज सीन। टॉटन जाइंट सेल, ये टॉटन साइन ये जनरली किसमें देखा जाता है, टीबी में देखा जाता है, लैंगहैंस जाइंट सेल। टॉटन लैंगरहैंस फिर अलग है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दिस इज लैंगहैंस नॉट लैंगरहैंस, ठीक है। टॉटन जाइंट सेल्स, टॉटन जाइंट सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लिया अरेंज्ड इन अ राउंड फैशन, न्यूक्लियस कैसे अरेंज होंगे, दे विल बी अरेंज्ड इन राउंड फैशन, रीथ लाइक न्यूक्लियाई सीन इन जैंथोमा, दैट इज लिपिड डिसऑर्डर, जैंथोमा इज अ लिपिड डिसऑर्डर, उसमें देखा जाता है टॉटन जाइंट सेल। फॉरेन बॉडी जाइंट सेल, फॉरेन बॉडी जाइंट सेल इज सीन इन हैफाजार्ड न्यूक्लियाई, the nuclei arrangement is in haphazard way seen in foreign bodies like talcum powder suture material, generally देख लो यहाँ पे। वार्थिन फिंकल्टे giant cells, this is generally seen in the intracytoplasmic inclusions, they are intracytoplasmic inclusions seen in measles, measles कॉपलिक स्पॉट याद रखना measles में, ठीक है। so this is generally intranuclear inclusions। the reed sternberg cell generally क्या होता है, if the owl eye appearance has inclusions eosinophilic, देखो आउल आई अपीयरेंस जनरली, ये देखो ये आउल आई अपीयरेंस जनरली दिखेगा, एंड दिस इज जनरली सीन इन हॉडकिंस लिम्फोमा, हॉडकिंस लिम्फोमा। बेसोफिलिक आउल आई अपीयरेंस, बेसोफिलिक आउल आई अपीयरेंस अगर दिख रहा है, सो दिस इज नथिंग बट सीन इन सीएमवी साइटोमेगालोवायरस। जनरली याद रखना आउल आई अपीयरेंस एक यहाँ हॉडकिंस लिम्फोमा में दिखेगा, दूसरा कहाँ पे दिखेगा, एक वायरस में दिखेगा, जो हम जनरली किस में पढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट दिस इन द माइक्रोबायोलॉजी अगेन, सो दैट इज नथिंग बट सीएमवी साइटोमेगालो वायरस। हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस में जनरली क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, जनरली मोल्डिंग ऑफ न्यूक्लिया एंड मार्जिनेशन ऑफ द न्यूक्लियस। सो दीज आर द जनरली जायंट सेल्स दैट वी फाइंड इन द डिफरेंट कंडीशन, ये याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पेरिफेरल अरेंजमेंट है, सो दिस इज नथिंग बट लैंगहैंस जाइंट सेल, दिस इज लैंगहैंस जाइंट सेल। अगर स्टीलेट सेल, ये ऑप्शन में देखे तो दिस इज स्टीलेट सेल का मतलब क्या था, जल्दी दे आर स्टार शेप्ड एंड दे आर फाउंड इन लीवर इन्वॉल्व इन द फाइब्रोसिस ड्यूरिंग द सिरोसिस जनरली, ठीक है। लैंगर हैंस, वो लैंग हैंस था, लैंगर हैंस मैंने बोला था ना, दिस लैंगर हैंस सेल्स आर नथिंग बट दे आर द स्पेशलाइज्ड डेंड्राइटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग एपीसी जो हम पढ़ते हैं जनरल, सो दे आर द स्पेशलाइज्ड डेंड्राइटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, दिस इज लैंगरहैंस। लैंगरहैंस कहाँ पर जाता है, जनरली एपिडर्मिस ऑफ स्किन में। लैंगहैंस क्या है, लैंगहैंस इज नथिंग बट अ जायंट सेल। मास्ट सेल की अगर हम बात करें तो मास्ट सेल जनरली क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू नियर ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स, हमको पता है ये जनरली मास्ट सेल के बारे में नहीं पता है, ऐसा कुछ कोई होगा नहीं, है ना। नेक्स्ट स्पेशल स्टेन फॉर द मास्ट सेल, ये याद रखना, दिस इज टोलिडिन ब्लू, टोलिडिन ब्लू इज द स्पेशल स्टेन फॉर द मास्ट सेल। सो वी आर गुड टू गो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are decreased in acute inflammation? acute inflammation के टाइम पे कौन सा डिक्रीज हो जाता है, देखो इसका पूरा का पूरा मैं करवा देता हूँ। देखो एक्यूट इन्फ्लामेशन के टाइम पे क्या इंक्रीज होता है और क्या डिक्रीज होता है, सो लेट्स सी। while there is acute inflammation going on in the body, so generally there will be increase in these things, क्या क्या, CRP increase होगा, serum amyloid A, serum amyloid A, that is SAA will be generally increased, haptoglobin will be increased, ceruloplasmin will be increased, alpha 2 macroglobulin will be increased, fibrinogen will be increased, complement that is C3 and C4 will be increased, hepcidin will be increased and ferritin will be increased। अभी नेक्स्ट देखो डिक्रीज क्या होगा एक्यूट इन्फ्लामेशन में, एक्यूट इन्फ्लामेशन में डिक्रीज होगा एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, ट्रांसथायरेटिन, है ना, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन एंड एंटीथ्रोम्बिन, दिस थिंग्स विल बी डिक्रीज। सो हमारे पास पूरा का पूरा लिस्ट आ गया। सो यहाँ पे देखो कुछ ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्रीज, सो डिक्रीज क्या है, हेप्सिडिन इंक्रीज होता है, फेरिटिन इंक्रीज होता है, सीआरपी तो ऑफकोर्स इंक्रीज होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सो जनरली एल्ब्यूमिन विल बी डिक्रीज, ठीक है। सो विल फाइंड द आंसर लाइक दिस। इंजाइम फॉर रेस्पिरेटरी बर्स्ट इन फेगोसाइटोसिस, रेस्पिरेटरी बर्स्ट इन फिगोसाइटोसिस में जनरली इंजाइम क्या, देखो इसके लिए हमको थोड़ा फेगोसाइटोसिस के बारे में जानना होगा। एंड इफ वी नो दीज आर द गोल्डन पॉइंट्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज द गोल्डन पॉइंट्स एंड एवरी लाइन ऑफ दिस हैज बीन आस्क्ड समवेयर, ठीक है। इसलिए इसका मैं पीडीएफ भी रख दूंगा आपको, है ना। जनरली अभी भी आप इसको अगर पढ़ रहे हो तो जनरली कहीं पे लिख सकते हो, और नहीं तो मैं पीडीएफ पहले ही रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ईजी हो, ठीक है। आप लोग फिर उसी में एनोटेट फिर अपने तरफ से कर लेना, ये जो एनोटेटेड पीडीएफ है मैं वो रख देता हूँ नीचे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा आपको, ठीक है, टेलीग्राम पे। देखो अब यहाँ पे फेगोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो फेगोसाइटोसिस विल बी ऑफ टू टाइप, वन इज द ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड द नेक्स्ट विल बी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, ठीक है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस। इन द ऑक्सीजन डिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस इट इज द फाइनल स्टेप इन द किलिंग ड्यू टू द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी बर्स्ट। रेस्पिरेटरी बर्स्ट क्या है जनरली,
ऑक्सीजन डिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस, है ना, ऑक्सीजन डिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस में लास्ट में क्या होता है कि फाइनल स्टेप में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के थ्रू, है ना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के थ्रू जनरली क्या होता है, सेल को किल किया जाता है ना, सो दैट इज नथिंग बट रेस्पिरेटरी बर्स्ट, ठीक है, दैट इज रेस्पिरेटरी बर्स्ट। अभी नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, इफ ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट की बात करें तो थ्रू एमबीपी, दैट इज मेजर बेसिक प्रोटीन के थ्रू, ठीक है, मेजर बेसिक प्रोटीन के थ्रू बाई ईओसिनोफिल, ठीक है, थ्रू एमबीपी बाई ईओसिनोफिल। इंजाइम्स इन्वॉल्वड इन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट वाले में क्या होगा, लाइसोजाइम्स, एमबीपी दैट इज द मेजर बेसिक प्रोटीन, डिफेंसिन एंड कैथेलिसिडिन्स, कैथेलिसिडिन्स, ठीक है। आगे देखो, इसमें इंजाइम क्या होगा जनरली, इसमें इंजाइम जो होगा ये बहुत बार पूछा गया है जनरली, रेस्पिरेटरी बर्स्ट तो हमने समझ लिया ऑक्सीजन डिपेंडेंट में होता है ना, बट इसमें इंजाइम कौन से, ऑक्सीजन डिपेंडेंट जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से किलिंग होता है उसमें जनरली इंजाइम कौन सा होता है, इंजाइम इज नथिंग बट NADPH। ये क्या करता है जनरली, इट फॉर्म्स H2O2 व्हिच प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द माइक्रोबियल किलिंग, माइक्रोबियल किलिंग में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के थ्रू, दैट इज H2O2 जो जनरली होता है वो NADPH से बनता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ भी पूछ सकता है, आपको बायोकेमिस्ट्री में भी कहीं पे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो तो इसमें क्या है, NADPH ऑक्सीडेज, माइलोपेरोक्सीडेज, डिफेंसिन और कैटालेज, ठीक है। अब डिफेंसिन की बात हमने कहाँ की थी, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट में, लेकिन ये जो जनरली रेस्पिरेटरी बर्स्ट है ये तो फाइनल स्टेप है इन द ऑक्सीजन डिपेंडेंट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज फॉर्म होता है, सो दिस इज ड्यू टू NADPH ऑक्सीडेज। कैटालेज जनरली क्या होता है, कैटालेज का काम है कि जो H2O2, अब जैसे H2O2 बन गया ना, अब H2O2 ने अपना काम कर दिया तो इसको रख तो नहीं सकते हैं जनरली, एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, सो इसको अब क्या कर देगा जनरली, H2 प्लस O2 में जनरली तोड़ देगा, और उसके लिए जो इंजाइम चाहिए दैट इज नथिंग बट द कैटालेज, ठीक है, दिस इज नथिंग बट कैटालेज, ठीक है। आगे देखते हैं, अ क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट प्रेजेंट्स विथ मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट, याद रखना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इट इज क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट प्रेजेंट्स विथ मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू द बैक, रेडिएट हो रहा है बैक में, वर्कअप शोज इंक्रीज्ड सीरम अमाइलेज लेवल, व्हिच टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन दिस केस, सीरम एमाइलेज देख के हमको क्या पता चल गया, दिस इज नथिंग बट क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है, दिस इज क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। अभी देखो, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है और इसमें ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिंग नेक्रोसिस और कोगुलेटिव नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के बारे में सारी चीज़ें कर लेते हैं तो हमको कुछ भी नहीं छूटेगा, सो चलो अब टाइम आ गया नेक्रोसिस के बारे में पढ़ना, और यहाँ से तो क्वेश्चन ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं, एम्स हो, हमारा नीट पीजी हो, हमारा एफएमजी हो, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, इसमें से क्वेश्चन यूपीएससी तक के एग्जाम में भी पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। सो जनरली देखो, इफ वी टॉक अबाउट कोगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, केसियस, फैट एंड फ्यूरिन, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, देखो टू टाइप्स ऑफ थिंग्स होते हैं, एक होता है जनरली हमारा जो सेल एपोप्टोसिस, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, सेल खुद से मर रहा है, सो दैट इज सुसाइड, और नेक्रोसिस क्या है, सेल किलिंग हो रहा है, वहाँ पे किल किया जा रहा है, मर्डर हो रहा है, सो दैट इज द मर्डर ऑफ द सेल, सो दैट इज नेक्रोसिस। एंड दिस व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इज एपोप्टोसिस, इज द प्रोग्राम्ड सेल जो हम सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, सुसाइड कर रहे हैं, इससे रिलेट करो थोड़ा सा। अभी देखो, ये कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इज देयर, तो जनरली क्या होगा इसमें अगर हम देखें तो जनरली ये क्या होगा, इस्चेमिया ऑफ ऑल ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन, जनरली इस्चेमिया ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, है ना, जो होता है वहाँ पे जनरली कौन सा होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। इसमें देखो सेल आर्किटेक्चर कैसा होगा, प्रिजर्व्ड होगा, साइटोप्लाज्म क्या होगा, नॉट प्रिजर्व्ड होगा, और न्यूक्लियस भी क्या होगा, नॉट प्रिजर्व्ड होगा, ठीक है। ऐसे ही ये सब देख लो आप, है ना, ये सब देख लो। अभी नीचे का देखो, कॉजेज क्या होगा, इस्चेमिया ऑफ ऑल ऑर्गन्स जनरली एक्सेप्ट ब्रेन, सबसे मेन क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। सो दिस इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस का मैकेनिज्म क्या है, इस्चेमिया ऑफ ऑर्गन्स होगा, जितने भी ऑर्गन्स में अगर इस्चेमिया से हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा नेक्रोसिस होगा, कोगुलेटिव होगा। अगर हम लिक्विफैक्टिव की बात करें तो इस्चेमिया ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन नहीं हो रहा था, एक्सेप्ट ब्रेन था, सो ब्रेन का अगर हो रहा है इस्चेमिया और उसके बाद नेक्रोसिस हो रहा है, सो देयर विल बी नथिंग बट लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। पायोजेनिक इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बाद जो पस फॉर्मेशन होता है जनरली, उसमें अगर नेक्रोसिस हो रहा है, सो दैट इज नथिंग बट पायोजेनिक इन्फेक्शन इज अ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। टीबी, सिफिलिस, हिस्टोप्लाज्मा एंड कॉक्सीडियोमाइकोसिस, दे बिलोंग टू केसियस टाइप ऑफ नेक्रोसिस, ठीक है, केसियस टाइप ऑफ नेक्रोसिस। फैट की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट ट्रॉमा, फैट सबसे ज़्यादा होता है कहाँ, ब्रेस्ट में होता है। नेक्स्ट इज पैनक्रियाटाइटिस, मेसेंट्री इन्फ्लामेशन में ऑल्सो अगर वहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द फैट नेक्रोसिस। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस की बात करें तो दिस विल बी सीन इन द
जनरली ब्लड वेसल्स में देखे जाएंगे एंड वहाँ पे क्या होगा, जनरली वास्कुलाइटिस होगा, क्या होगा, वास्कुलाइटिस होगा। ठीक है, अगर ग्रॉस की बात करें तो यहाँ पे जनरली अगर ग्रॉस ऑर्गन हम देखें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के बाद द ऑर्गन विल लुक लाइक पेल कलर। ठीक है, अगर लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में अगर ग्रॉस की बात हम करें जनरली, सो देयर विल बी लिक्विड सेंटर विथ सिस्ट वॉल। ठीक है, लिक्विडिफाइड सेंटर विल बी प्रेजेंट विथ सिस्ट वॉल। केशियस नेक्रोसिस में करें तो देयर विल बी चीज लाइक, ड्राई चीज लाइक अपीयरेंस विल बी देयर। फैट नेक्रोसिस में येलोइश व्हाइट अपीयर होगा। ठीक है, फिब्रिनोइड में वैसा कुछ चेंज हम देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोपी अगर हम देखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इस टॉपिक में मुझे पूछो तो एक कॉज and the second one will be the microscopy. So in the microscopy there will be tombstone appearance. tombstone appearance होगा जनरली किसमें, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। इफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में अगर हम माइक्रोस्कोप पे देखें, there will be cavity containing the debris. If we see in the caseous necrosis there will be a structureless material with granulomatous inflammation. granulomatous inflammation. अगर फैट नेक्रोसिस में देखें तो देयर विल बी अ क्लाउडी अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप, and in the fibrinoid necrosis there will be fibrinoid, that is the ribbon like things will be seen in this type of fibrinoid necrosis. So इतना अगर हम कर लेते हैं तो now will be good to go with this. So देखो यहाँ पे क्या होगा, हमको क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस हमने कहाँ पढ़ा, दैट विल बी फैट नेक्रोसिस। ठीक है, क्लाउडी अपीयरेंस अभी हमने पढ़ा ना जनरली। ये देखो फैट नेक्रोसिस, यहाँ पे पेनक्रियाटाइटिस है एंड दिस इज गिव्स क्लाउडी अपीयरेंस। ठीक है, और अगर हम जनरली ग्रॉस देखें तो कैसा दिखेगा, येलोइश व्हाइट दिखेगा। ठीक है, येलोइश व्हाइट दिखेगा। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फिब्रिनोइड नेक्रोसिस, तो ये जनरली किसमें होता है, इट इज एसोसिएटेड विद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एग्जांपल पोलियार्थराइटिस नोडोसा, रूमेटिक हार्ट डिजीज जिसमें एस्कॉफ बॉडी दिखा जाता है, याद रखना है, एस्कॉफ बॉडी सीन इन रूमेटिक हार्ट डिजीज, एसएलई और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन अगेन। चलो कोगुलेटिव नेक्रोसिस किस में देखा जाता है, सो कोगुलेटिव नेक्रोसिस विल बी सीन इन जनरली, इट इज द मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस ऑकर्स इन सॉलिड ऑर्गन्स। मोस्ट कॉमन ऑर्गन हार्ट होता है, लीवर, किडनी, एक्सेप्ट किसमें, ब्रेन में। ब्रेन में कैसा होता है, लिक्विफाइड टेक्सचर इज नॉट प्रिजर्व। ठीक है, इसमें टिश्यू आर्किटेक्चर इज नॉट प्रिजर्व। अभी देखो फैट नेक्रोसिस जनरली क्या होता है, एक्शन ऑफ लाइपेजेज ऑन फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू पे एक्शन ऑफ लाइपेज एंड सीन इन ब्रेस्ट, ओमेंटम एंड पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, चलो आगे। एपोप्टोटिक बॉडीज कंटेन, एपोप्टोटिक बॉडीज क्या कंटेन करते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज जनरली इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तीन चीजें होती है, सेल ऑर्गेनिल, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, थ्री थिंग्स विल बी देयर। सो देखो एपोप्टोसिस के बारे में अगर इतना हम देख ले तो विल बी गुड टू गो विथ एनी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। देखो एपोप्टोसिस जनरली क्या है, प्रोग्राम्ड सेल देते हैं जिसको हम सुसाइड बोलते हैं। इट इज कैस्पेज डिपेंडेंट, इट इज कैस्पेज डिपेंडेंट। नो इन्फ्लामेशन अकर्स बिकॉज दे एक्सप्रेस मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटिंग देयर ऑप्टिक्स बाय एडजेसेंट सेल्स और मैक्रोफेजेस। जनरली नेक्रोसिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, दोनों मरते हैं, बट जनरली क्या होता है कि प्रोग्राम्ड डेथ, जो सेल डेथ प्रोग्राम है जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एपोटोसिस बोलते हैं या फिर एपोप्टोसिस जो भी बोलो, है ना, एपोटोसिस बोलते हैं। उसमें जनरली क्या होता है कि साइड वाले सेल्स या फिर जिस सेल को मरना है वही मरेगा, क्योंकि जनरली क्या होगा, नो इन्फ्लामेशन अकर्स बिकॉज दे एक्सप्रेस मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटिंग देयर ऑप्टिक्स बाय एडजेसेंट सेल्स और मैक्रोफेज। जो है प्रोग्राम सेल, यानी कि प्रोग्राम करके एक ही को मारना है तो एक ही को, जैसे अभी इंडिया कर रहा है ना कि एक जगह पे ही हमला करना है तो उसी पे रॉकेट गिराया जा रहा है ना, तो उसको प्रोग्राम्ड बोलते हैं। अब जैसे पाकिस्तान करेगा कि वो जब फेंकेगा तो पूरी की पूरी कुछ उड़ा दे रहा है, कहीं पे कुछ खुद कभी कभार खुद ही उड़ जा रहा है। सो दैट इज नथिंग बट जनरली उसको क्या कहते हैं हम, दैट इज नॉट सुसाइड, दैट इज मर्डर, है ना, एंड दैट इज जनरली क्या है कि नेक्रोसिस वैसे होता है। सो जनरली नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन देखा जाता है और एपोप्टोसिस में जनरली नहीं देखा जाता है। एपोप्टोसिस, अब यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ो, देखो एक कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एपोप्टोसिस को बढ़ाती हैं एंड देयर आर सम थिंग्स दैट विल डिक्रीज द एपोप्टोसिस। ठीक है, so the things that will stimulate or increase the apoptosis are nothing but P53, BAX, BCL, ये सब जीन का जो पढ़ा है आप लोगों ने, P53, BAK, BAX, BCL, XS, ये सब क्या करता है, इंक्रीज द एपोप्टोसिस। ग्लूकोकॉर्टिकोइड विल इंक्रीज द एपोप्टोसिस, फ्री रेडिकल्स विल इंक्रीज, सम वायरसेज विल इंक्रीज, आयनाइजिंग रेडिएशन विल इंक्रीज एपोप्टोसिस एंड डीएनए डैमेज विल आल्सो इंक्रीज एपोप्टोसिस। ठीक है, अब डिक्रीज एपोप्टोसिस कौन कौन करता है, BCL2, MCL1, BCL, XL, है ना, जैसे देखो
BCl2 यानी कि दिस विल डिक्रीज जनरली एपोप्टोसिस, MCl1, BCl-XL, सेक्स स्टीरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करता है, इंक्रीज एपोप्टोसिस, whereas the sex steroid will decrease the apoptosis. Some viral proteins will generally decrease the apoptosis, whereas some viruses will increase the apoptosis. उतने डीप में हमको नहीं जाना, बस इतना याद रखना, ग्रोथ फैक्टर्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विल जनरली डिक्रीज द एपोप्टोसिस. अभी देखो मेन ऑर्गेनेल फॉर एपोप्टोसिस, मेन ऑर्गेनेल फॉर एपोप्टोसिस क्या है जनरली, माइटोकॉन्ड्रिया. Chromatin condensation is most characteristic feature of apoptosis. So generally अगर पूछे which of the following is the most characteristic feature of generally apoptosis, so this is nothing but chromatin condensation. ठीक है, this is chromatin condensation. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो स्टेप लैडर पैटर्न, अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर बात हम करें, सो जनरली द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ द एपोप्टोसिस विल शो जनरली व्हाट, स्टेप लैडर पैटर्न. वो फिगर याद रखना आप लोग, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होते जाता है ऊपर तक, है ना. सो दिस इज नथिंग बट स्टेप लैडर पैटर्न. ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे मार्कर फॉर एपोप्टोसिस क्या है, एनेक्सिन 5. एनेक्सिन 5 इज द मार्कर फॉर जनरली द एपोप्टोसिस. जनरली दो चीज़ें दी हुई थी, डायरेक्ट मार्कर करके दिया होगा, तो एक CD95 और एक एनेक्सिन 5 दिया होगा. अब उसमें जनरली क्या याद रखना है कि क्वेश्चन अगर और डीप पूछे तो कैसे पूछ सकता है कि मार्कर फॉर एपोप्टोसिस अगर जनरली पूछे एनेक्सिन 5, अगर मोलिकुलर मार्कर फॉर एपोप्टोसिस पूछे तो दैट विल बी CD95. ठीक है, CD95. चलो, सो इतना अगर हमने कर लिया, सो विल बी गुड टू गो विथ एनी क्वेश्चन फ्रॉम द एपोप्टोसिस. सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए. ठीक है, आगे देखते हैं. मोस्ट रेडियो रेसिस्टेंट फेज ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल G1S G2M 4 फेजेज होते हैं. सो मोस्ट रेडियो रेसिस्टेंस उसमें यस फेज होता है. यस में जनरली क्या होता है, सिंथेसिस फेज. यस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज. ठीक है, G2 क्या होता है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज. G2 इज नथिंग बट द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज. ठीक है, G2 इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज. सीक्वेंस ऑफ वाउंड हीलिंग को अगर हम देखें, जनरली वाउंड हीलिंग का सीक्वेंस कैसे होता है. सो वाउंड हीलिंग में जनरली, चलो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम सब चीज़ कर लेंगे. देखो, इवेंट्स ऑफ वाउंड हीलिंग. वाउंड हीलिंग के अगर इवेंट्स को देखा जाए तो जनरली डे 0 पे क्या होगा, प्लेटिलेट एंड फिब्रिन फॉर्म्स ब्लड क्लॉट. डे 1 पे क्या होगा, ब्लड क्लॉट रिमेन्स एंड न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स अगर आ रहा है, सो देयर विल बी एक्यूट इन्फ्लामेशन. डे 2 पे अगर हम देखें, सो ब्लड क्लॉट रिमेन्स, न्यूट्रोफिल्स, एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा, एंड देन द एपिथेलियल लेयर विल बी स्टार्टेड फॉर्मिंग. डे 3 पे क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्टार्ट्स. मैक्रोफेजेज आर द सेल्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, है ना. ग्रैनुलेशन टिश्यू बिगिंस टू फॉर्म. डे 3 पे क्या होता है, ये याद रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं. ग्रैनुलेशन टिश्यू बिगिंस टू फॉर्म. ब्लड वेसल फॉर्मेशन स्टार्ट्स, है ना. एंड दिस इज नथिंग बट द हॉल मार्क ऑफ द रिपेयर. अगर ग्रैनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो गया, दैट मीन्स दिस इज द हॉल मार्क ऑफ जनरली रिपेयर. कोलाजन फॉर्मेशन ऑल्सो स्टार्ट्स एट द मार्जिन्स. ठीक है, डे 5 पे जनरली क्या होगा, मैक्सिमम ग्रैनुलेशन टिश्यू. सो दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, ग्रैनुलेशन टिश्यू बनना कब शुरू होता है एंड इट इज मैक्सिमम एट व्हाट स्टेज. सो एट द डे 5 देयर विल बी मैक्सिमम ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड मैक्सिमम नियोवैस्कुलराइजेशन. ये चीज़ याद रखना, मैक्सिमम नियोवैस्कुलर. इसमें से और सब चीज़ आप भूल जाओ तो भूल जाओ, बस दो चीज़ याद रखना, नियोवैस्कुलराइजेशन एंड ग्रैनुलेशन टिश्यू बिगिंस टू फॉर्म कौन से डे पे होता है. कोलाजन ब्रिजिंग विल बी स्टार्टेड एंड डे 21 वीक 3 पे जनरली क्या होगा, मैक्सिमम कोलाजन विल बी सीन. मैक्सिमम कोलाजन विल बी सीन. अभी अभी देखो, दो चार पॉइंट और इसमें पढ़ लो. वाउंड हीलिंग के लिए फैक्टर्स नीडेड फॉर वाउंड हीलिंग क्या है, जनरली विटामिन C एंड जिंक आर द फैक्टर्स नीडेड फॉर वुंड हीलिंग. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिलेड वुंड हीलिंग इज नथिंग बट इन्फेक्शन. इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डिलेड वुंड हीलिंग. अदर्स में डायबिटीज मेलाइटस एंड स्टीरोइड्स विल बी द कॉजेज ऑफ द डिलेड वुंड हीलिंग. 100% वुंड स्ट्रेंथ नेवर. कोई वुंड स्ट्रेंथ कभी भी 100% तक नहीं जा सकता. कोलाजन एट स्टार्टिंग कौन सा होता है, टाइप 3 होता है. एट द एंड क्या होता है, टाइप 1 विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. एंड वुंड कंट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो दैट इज नथिंग बट ड्यू टू मायोफिब्रोब्लास्ट. ठीक है, मायोफिब्रोब्लास्ट. अगर रेशियो बिटवीन टाइप 3 एंड टाइप 1 कोलाजन देखा जाए तो दैट इज 1:4. 1:4. ठीक है, इतना याद रखना, या आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. सो चलो यहाँ पे इसको जनरली हम क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ वुंड हीलिंग. पहले क्या होता है, हीमोस्टेसिस, है ना. उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लामेशन. उसके बाद प्रोलिफरेशन एंड देन द रिमॉडलिंग अकर्स एट द लास्ट. चलो, नेटोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. नेटोसिस है क्या, अब नेटोसिस को आपने ऐसे पढ़ा होगा जनरली. नेटोसिस जनरली क्या होता है, बेनिफिशियल सुसाइड है. ये भी एक टाइप ऑफ सुसाइड है ना. जनरली दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एपोप्टोसिस, बट जनरली दिस इज कॉल्ड एज बेनिफिशियल सुसाइड. दिस इज बेनिफिशियल सुसाइड विच इज द पार्ट ऑफ NETS. NETS क्या है, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स. न्यूट्रोफिल, और इसमें से जनरली INI-CT और उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, सो न्यूट्रोफिल्स
एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स। अब देखो, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड किलिंग सीन इन सीवियर इन्फेक्शन सच एज सेप्सिस व्हेन फैगोसाइटोसिस इज अलोन नॉट एफिशिएंट। अगर सेप्सिस के टाइम पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा किलिंग करना है ना, उस टाइम पे जनरली क्या होगा, फैगोसाइटोसिस, सिंपली फैगोसाइटोसिस, वो अकेले सबको किल नहीं कर सकता। तो एट दैट टाइम बॉडी विल इंट्रोड्यूस वन मोर किलर, है ना, एक और किलर जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप, ट्रैप बना के और उसको किल किया जाए। सो जनरली क्या होगा, न्यूक्लियर क्रोमैटिन इज सेंट आउट ऑफ द सेल, है ना, न्यूक्लियर क्रोमैटिन इज जनरली व्हाट, न्यूक्लियर क्रोमैटिन इज सेंट आउट ऑफ द सेल विद द न्यूक्लियस फॉर्मिंग अ ट्रैप फॉर किलिंग द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ट्रैप करने के लिए। As cell cannot survive without a nucleus, it dies. Cell cannot survive without a nucleus, it dies. Hence also called as beneficial suicide, है ना, beneficial suicide. Amino acid that helps in NATs is arginine. ये क्वेश्चन पूछा गया। Anti-nuclear antibodies are formed which results in SLE. So due to this anti-nuclear antibody ANA, और हमको पता है कि this is nothing the hallmark of SLE. इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड फैगोसाइटोसिस इज इंटरसेलुलर। दो चीज़ें याद रखना, नेट्स क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, एंड जनरली फैगोसाइटोसिस इज जनरली इंटरसेल्यूलर। ठीक है, चलो अभी सो नेटोसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट फैगोसाइटोसिस। ठीक है, सेप्सिस के टाइम पे होता है, एसएलई से एसोसिएटेड है, सार्स कोवी 2 से भी जनरली क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, सेप्सिस होता है, सो जनरली ओनली द फैगोसाइटोसिस इज नॉट more enough to defend the body from the organism. So आगे देखो, a 7-year old boy presents with a history of recurrent bacterial and fungal infections particularly involving the skin and respiratory tract। कहाँ पे, skin और respiratory tract में। Parents report that he had multiple abscesses and lymphadenitis since birth, है ना। डाईहाइड्रोरोडामीन, ठीक है, डाईहाइड्रोरोडामीन टेस्ट शोज एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट्स। व्हाट इज द डायग्नोसिस बेस्ड ऑन दिस फाइंड। सो अगर आपने ये याद किया डाईहाइड्रोरोडामीन, ये तो आपने आंसर लगा चुका होगा अब तक। सो जनरली देखो, दिस इज नथिंग बट क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज, क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज। कैसे देखो, NADPH ऑक्सीडेज की अगर डेफिशिएंसी हो गई, है ना, NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी हो गई और ड्यू टू एसोसिएटेड विद द फॉक्स जीन डिफेक्ट, तो जनरली क्या होगा, पेशेंट सफर्स अ लॉट ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि रेक्टो ऑक्सीजन फॉर्म नहीं होगा, स्पीसीज फॉर्म नहीं होगा और फैगोसाइटोसिस वगैरह नहीं हो सकते हैं। सो ड्यू टू दैट जनरली अगर छोटा भी इन्फेक्शन हुआ तो पेशेंट को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ड्यू टू ऑक्सीडेज, NADPH ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी। एंड ड्यू टू दिस जो डायग्नोसिस के लिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसको डायग्नोसिस के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम के साथ, है ना। और कन्फर्मेटरी टेस्ट इज विथ डाईहाइड्रोरोडामीन डन बाय फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे देखो आंसर यहाँ है हमारा। सो दिस इज डन फॉर जनरली क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। ठीक है, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। आगे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। हमने स्किड, स्किड के बारे में हमने कहाँ भी पढ़ा था, वी हैव डन दिस इन द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन, जहाँ पे हमने पढ़ा था एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी से क्या होगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी होगा। नेक्स्ट सेडियाक हिगासी सिंड्रोम। सेडियाक हिगासी सिंड्रोम जनरली ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, न्यूट्रोपेनिया होता है, एल्बिनिज्म होता है, नर्व डिफेक्ट होता है, निस्टैग्मस एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आर सीन इन दिस। दिस इज ड्यू टू LYST जीन डिफेक्ट, डिलेड माइक्रोबियल किलिंग होगा, ड्यू टू दैट देयर विल बी इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर विल शो जाइंट ग्रैन्यूल्स। ठीक है, आगे देखो, ल्यूकोसाइट एडहेशन डेफिशिएंसी। ल्यूकोसाइट एडहेशन डेफिशिएंसी जनरली क्या होता है, देखो ल्यूकोसाइट एडहेशंस में एक 3 LAD हमको पढ़ना है, ल्यूकोसाइट एडहेशन डेफिशिएंसी में देखो, LAD1 ल्यूकोसाइट एडहेशन डेफिशिएंसी 1 is due to beta 1 integrin defect, LAD will be due to the CLI Lewis X defect and LAD3 will be due to the form T3 gene defect। ठीक है, form T3 gene defect। so this is all about this। क्रोनिक इन्फ्लामेशन की अगर हम बात करें, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन मेडिएटर कौन सा होता है, सो इन द क्रोनिक इन्फ्लामेशन मेडिएटर, अभी देखो यहाँ पे क्या है, IL-6 TGF बीटा TNF अल्फा एंड IL-1। देखो IL-1 6 एंड TNF अल्फा कंट्रीब्यूट टू एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। IL-1 TNF अल्फा एंड जनरली 6 IL-6, ये तीन चीज़ें तो क्या है, जनरली एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में देखी जाती है। तो क्रोनिक की तो बात ही नहीं, सब बचा क्या, TGF बीटा। सो TGF बीटा जनरली इट इज द की मेडिएटर ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इट प्रमोट्स फाइब्रोसिस विच इज अ फीचर ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, सो TGF बीटा विल बी आवर आंसर। ऑल आर द फीचर्स ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी एक्सेप्ट, देखो सेल इंजरी जनरली कितने होते हैं, सेल इंजरी के बारे में थोड़ा पढ़ लो, हो जाएगा सारी चीज़ें। देखो सेल इंजरी में क्या होता है, रिवर्सिबल, दिस इज द रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो चीज़ें होती है। सो रिवर्सिबल में जनरली हमको देखना है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है,
फर्स्ट स्टेप ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी इज द हाइड्रोपिक चेंज ड्यू टू एयर। देखो इन इस्चेमिया एटीपी पम्प्स स्टॉप फंक्शनिंग, है ना, ड्यू टू इस्चेमिया देयर विल बी द स्टॉपेज ऑफ द एटीपी पम्प्स एंड ड्यू टू लो एटीपी कॉजिंग सेलुलर स्वेलिंग साइटोटॉक्सिक इडीमा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट हाइड्रोपिक चेंज। दीज आर द स्टेप्स ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, राइबोसोमल डिटैचमेंट हो जाता है एंड देयर विल बी रिड्यूस्ड प्रोटीन प्रोडक्शन। आगे देखो थर्ड स्टेप में क्या होता है, जनरली माइलिन फिगर्स विल बी सीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, माइलिन फिगर्स इज सीन इन व्हिच स्टेप ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी। सो दिस इज एग्रीगेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स व्हिच लुक्स लाइक माइलिन फिगर्स। ये तीन चीज यहाँ तक अगर वो बंद हो गया, या फिर जो जिस इंजरी की वजह से ये हो रहा है अगर उसको हम बंद कर दे या फिर स्टॉप कर दे, तो जनरली दीज आर द रिवर्सिबल, मतलब सेल फिर से जी सकता है। लेकिन अगर इसके बाद आगे हम चले जाएं, दैट विल बी इन द इरिवर्सिबल चेंज एंड सेल विल गो टू नेक्रोसिस। ठीक है, सेल कहाँ चला जाएगा, नेक्रोसिस में चला जाएगा। सो यहाँ देखो ऑल आर द फीचर ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी एक्सेप्ट पिक्नोटिक न्यूक्लियस इरिवर्सिबल में ये फिर रिवर्स नहीं हो सकता। कैरियोलाइसिस यानी कि जनरली क्या हो रहा है, ब्रेकिंग डाउन। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, एनालिसिस मींस ब्रेकिंग डाउन। सो दिस इज नथिंग द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द न्यूक्लियस। ब्लेब फॉर्मेशन एंड डेंसिटीज इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो जनरल डेंसिटी ये भी रिवर्सिबल जनरली क्या है, इरिवर्सिबल है ना। सो दिस ब्लेब फॉर्मेशन इज द जनरली आंसर वी आर लुकिंग फॉर। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इज सीन। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कहाँ पे देखा जाता है, देखो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है ना इन द जनरली डेड टिश्यू जनरली सीन एट द साइट ऑफ नेक्रोसिस। सो अथीरोस्क्लेरोसिस यहाँ हमने देखा था, ये देखो एथेरोमेटस प्लेग। ठीक है, सो जनरली दिस इज जनरली एथेरोस्क्लेरोसिस, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। Which of the following molecules are required for adhesion of leukocyte to vascular endothelial cells in acute inflammation? acute inflammation के टाइम पे पूछ रहा है। इंटेग्रिन जनरली क्या करता है, इंटेग्रिन में बीटा 1 और बीटा 2 टू टाइप्स ऑफ इंटेग्रिन आर देयर, बोथ हेल्प्स इन एडहेशन। दोनों क्या करते हैं, एडहेशन में हेल्प करते हैं, है ना। अभी देखो ए बी और सी, ए में पिकम 1 दिया हुआ है, सो दिस इज नथिंग बट आल्सो नोन एज CD31, हेल्प्स इन द डायापेडेसिस और ट्रांसमाइग्रेशन। डायापेडेसिस यानी कि जब क्या होता है, WBC बाहर निकल जाता है, दिस इज नथिंग बट डायापेडेसिस फ्रॉम द जनरली वेसल्स, जब वो बाहर निकलता है। सेलेक्टिन्स में पी सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन एंड एल सेलेक्टिन आर देयर एंड जनरली पी सेलेक्टिन विल हेल्प इन रोलिंग, ई सेलेक्टिन रोलिंग एंड एडहेशन एंड द एल सेलेक्टिन विल हेल्प इन द रोलिंग ओनली। सो अगर इसमें देखें फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन कहाँ पे होता है, जनरली वुंड हीलिंग, सेल एडहेशन एंड टिश्यू रिपेयर में। ठीक है, वुंड हीलिंग, सेल एडहेशन एंड टिश्यू रिपेयर में। ठीक है, अभी चलो ये यहाँ से तो हमको क्या हो गया, जनरली पता चल गया। अभी आगे देखते हैं यहाँ देखो इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जैसे हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी किया, अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी देखो फोर्थ स्टेप जो होता है, 1 2 3 स्टेप हमने कहाँ पढ़ा था, दैट इज रिवर्सिबल। अब फोर्थ स्टेप से क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सो इन द फोर्थ स्टेप देयर विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी विल इंक्रीज and there will be amorphous densities seen on the electron microscope. This question has been asked numerous times. So this is on the fifth step of the irreversible cell injury. Now the cell cannot reverse itself to normalcy. ठीक है, सिक्स्थ स्टेप अगर हम देखें, देयर विल बी न्यूक्लियर डिजेनरेशन, और इसमें तीन चीजें होती है। फर्स्ट स्टेप क्रोमेटिन कंडेंसेशन, दैट इज नथिंग बट पिक्नोसिस, nuclear fragmentation, that is karyorrhexis, and nuclear lysis, that is karyolysis, and there will be at the last there will be cell death। इतना याद रखना है हमको। चलो आगे देखो, a patient undergoes a surgery on the anterior chest wall. Post surgery he notices a lesion having itching and present within the margins of the wound in the pre-sternal area. What is the most likely diagnosis? ये देखो pre-sternal area में जनरली क्या है, विदिन द मार्जिन। अब यहाँ पे दो चीजें हमको ध्यान देना है, एक किलोइड और एक हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है। ठीक है, देयर आर टू थिंग्स। किलोइड में क्या होगा कि जो कट है, जो मार्जिन है, उसके बाहर तक क्या होगा, जनरली आएगा वो पूरा का पूरा ऊपर से। किलोइड का पिक्चर अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो। दूसरा क्या होता है, हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है, जो जनरली यहाँ पे जैसे हमने क्या होता है, व्हेन यू गेट स्कार ऑन, जनरली क्या कि एक इंसिजन कट लगाया हमने जनरली आफ्टर ऑपरेशन, है ना, आफ्टर सर्जरी जो कट होता है उसमें जनरली अगर मार्जिन के साथ में जनरली अगर आ रहा है, सो दैट इज नथिंग बट दैट इज हाइपरट्रॉफिक स्कार। उतना याद रखना है। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, लाइपोमा तो दूर का ऑप्शन है, किलोइड, किलोइड नज़दीक का ऑप्शन है, बट जनरली क्या होता है
इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द वुंड मार्जिन्स, वुंड मार्जिन से बियॉन्ड तक, ऊपर तक आ जाता है, पूरे साइड तक भी फैल जाता है जनरली। इन ईयर लोब और शोल्डर और जनरली चिक्स में जनरली ये देखे जाते हैं। विथ इचिंग, पेन, लार्ज मास, टाइम ऑफ ऑनसेट इज वीक टू मंथ। आगे देखो, हाइपरट्रॉफिक स्कार की अगर हम बात करें तो हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होता है? स्टेज विद इन द वुंड मार्जिन, वुंड मार्जिन विद इन द वुंड मार्जिन अगर स्कार बना, दैट इज हाइपरट्रॉफिक स्कार। एंड वुंड मार्जिन एरियाज ऑफ टेंशन, जैसे कि जनरली इट स्टेज विद इन द वुंड मार्जिन, इट इज अलोंग द एरिया ऑफ द टेंशन, दैट इज जनरली चेस्ट और जॉइंट्स के जगह पे। सो यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछ रहा है, प्री स्टर्नल एरिया, सो चेस्ट के एरिया में आ गया। सो दैट इज नथिंग बट हाइपरट्रॉफिक स्कार, इचिंग एंड फॉर्मनेस विल बी देयर, टाइम ऑफ ऑनसेट इज वीक्स आफ्टर इंजरी। ठीक है, वीक्स आफ्टर इंजरी। आगे देखो, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इनसाइड द सेल? एलडीएच फ्लिपिंग याद है कि नहीं? ये हमने जनरली पैथोलॉजी का टॉपिक है, बट इसको मैंने जनरली कहाँ पे करवाया था आपको? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जब हम फिजियोलॉजी की कर रहे थे वहाँ पे भी हमने किया था एलडीएच। सो देखो, एलडीएच इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यूज, सारे टिश्यूज में एलडीएच प्रेजेंट होते हैं, बट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन इन मसल, लिवर एंड किडनी। तीन जगह पे सबसे ज़्यादा होता है, मसल, लिवर एंड किडनी। एलडीएच 1 कहाँ होता है? हार्ट और आरबीसीज में। एलडीएच 2 कहाँ होता है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। एलडीएच 3 इज फाउंड इन लंग्स। LDH4 is found in kidney and placenta. LDH5 is found in liver and skeletal muscles. Liver and skeletal muscles. In serum, it is second highest. ठीक है, in serum, it is generally LDH1 is second highest in serum and LDH2 is the highest in serum. और इसी की वजह से क्या होता है? जनरली फ्लिपिंग रेशियो भी होता है, याद है ना हमको? चलो, फ्लिपिंग रेशियो। अभी देखो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टाइम पे लाइसोजोमल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, लाइसोजोमल एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लाइसोजोम, जनरली लाइसोसोमल एंजाइम, इट इज प्रेजेंट इन द लाइसोसोम, जिसको हम सेल का सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, एंड इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ऑफ कोर्स दिस साइटोसोल विल बी आवर आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, न्यूक्लियस में भी नहीं। An 83-year-old man shows presence of perinuclear pigment in the cardiac muscle fire. Cardiac muscle fire में perinuclear pigment है। What is the nature of the pigment? Nature of the pigment क्या है? देखो, जनरली हीमोसिड्रिन, अब इसमें पूरा का पूरा मैं करवा देता हूँ। देखो, हीमोसिड्रिन क्या है? हीमोसिड्रिन इज द गोल्डन येलो पिगमेंट seen at sites of hemorrhage and bruise, है ना? Also seen in hemochromatosis, that is iron overload में, है ना? मेलानिन की अगर हम बात करें, सो दिस मेलानिन इज ओनली नेचुरली अकरिंग इंडोजिनस ब्लैक पिगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द टाइरोसिन। टाइरोसिन से डिराइव कौन सा होता है? मेलानिन, याद रखना है, मेलानिन। अभी नेक्स्ट देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर। ठीक है, और मेलाटोनिन कहाँ से होता है? ट्रिप्टोफैन से, याद रखना, ये बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, मेलानिन विल फ्रॉम द टाइरोसिन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर। आगे देखो, लिपोफॉस्चिन। लिपोफॉस्चिन जनरली कहाँ होता है? पेरी न्यूक्लियर होता है, ये ब्राउन कलर्ड पिगमेंट, और हमसे पूछ ही वही रहा है, पेरी न्यूक्लियर, सो आवर आंसर विल बी लिपोफॉस्चिन। जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन एट्रोफी ऑफ लिवर एंड हार्ट सीन इन एजिंग, पीईएम एंड कैंसर कैचेक्सिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Macrophages play an important role in the phagocytosis and chronic inflammation. Macrophages play an important role in the phagocytosis and chronic inflammation. Which of the following cells perform the same function in the liver? Liver में जनरली देखो, मैक्रोफेजेज, इसका मैं पूरा का पूरा एक ही जगह पे करवा देता हूँ, आपको फिर ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो जनरली देखो, मैक्रोफेजेज इन द डिफरेंट टिश्यूज, जैसे अगर लीवर में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कफर सेल्स बोलेंगे। ठीक है, सीएनएस में है तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोग्लिया बोलेंगे। बोन में है तो उसको क्या बोलेंगे? ओस्टियोक्लास्ट सेल बोलेंगे। लंग में है तो उसको क्या बोलेंगे? एल्वियोलर मैक्रोफेज और डस्ट सेल्स, विल कॉल इट एज डस्ट सेल। कनेक्टिव टिश्यू में है तो दैट विल बी कॉल्ड एज, दिस माइक्रोफेज विल नाउ बी कॉल्ड एज हिस्टियोसाइट. If it is in the placenta, this is Hofbauer cell, and this has been asked so many times, Hofbauer cells. In the spleen, it is called as littoral cells. In the kidney, it is called as mesangial cells. And in the synovium, it will be called as type A lining cells. Type A lining cells. So यहाँ पे देखो, phagocytosis and chronic inflammation, following cells from same function in the liver, यानी कि that is nothing but Kupffer cell. ठीक है, that is Kupffer cell, या और ये Hofbauer cell कहाँ होता है? प्लासेंटा में होता है. A patient died of myocardial infarction and his heart was taken out and immersed in a solution. The normal area of the heart turned brick red. अगर कुछ दिन पहले LRR आया था, जनरली प्रीति मैम का LRR आया था, उसमें जो उन्होंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, यही क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को याद हो। उन्होंने जनरली इन हर लेक्चर्स, द मेन लेक्चर्स, इन हर रैपिड रिवीजन, इन हर LRR, शी हैज़ बीन पॉइंटिंग टू दिस क्वेश्चन न्यूमरस टाइम्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्होंने पॉइंट किया और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी गया जनरली।
उन्होंने ये बहुत बार करवाया है। सो ये जनरली सबको याद ही होगा कि हार्ट पूरा दिखता है जनरली कैसा, ब्रिक रेड कलर दिखता है, और एक जगह पे क्या दिखता है जनरली, वहाँ पे पेल कलर होता है। सो दैट इज़, वहाँ पे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा स्टेन यूज किया गया है, सो और कौन सा लिक्विड यूज किया है। दैट इज़ नथिंग बट जनरली क्रॉस चेंज जो देखने का होता है, 4 घंटे तक क्रॉस चेंज नज़र नहीं आता हमको जनरली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद में, ऑटोप्सी अगर हम करें तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें केमिकल डाला जाता है। दैट इज़ नथिंग बट ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, दैट इज़ टीपीटीसी। टीपीटीसी करके आप लोग याद कर सकते हैं उसको, टीपीटीसी ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। वो क्या करता है जनरली, इट मेनली जनरली टीपीटीसी इज अ स्टेन दैट इम्पार्ट्स ब्रिक रेड कलर टू इंटैक्ट नॉन इन्फेक्टेड मायोकार्डियम, ठीक है, विथ इंटैक्ट एलडीएच। ये जनरली एलडीएच को स्टेन करता है, जहाँ जहाँ एलडीएच होगा उसको ये क्या करेगा, स्टेन करेगा, एंड इट विल गिव ब्रिक रेड कलर। अब जहाँ पे क्या हुआ होगा, इफ देयर इज जनरली मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, एलडीएच इंटैक्ट नहीं होगा। सो दैट जनरली विल नॉट गेट द ब्रिक रेड कलर, और उसको हम जनरली क्या होता है, डैमेज सेल्स, जहाँ पे एलडीएच नहीं होता है, देयर विल बी अनस्टेन्ड पेल जोन, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरली मायोकार्डियल इन्फेक्शन विद इन 4 आवर ग्रॉस चेंज। ऐसे हम देख सकते हैं, नॉर्मली हम ग्रॉस चेंज नहीं देख सकते। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टीलेट ग्रैन्युलोमा इज फाउंड इन, स्टीलेट यानी कि स्टार शेप्ड ग्रैन्युलोमा इज फाउंड इन, देखो इट इज़ फाउंड इन कैट स्क्रैच डिजीज। कैट स्क्रैच डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे जनरली, बार्टोनेला वगैरह के बारे में माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो ग्रैनुलोमाज की अगर बात करें तो सारे ग्रैनुलोमाज में एक जगह पर रख देता हूँ। देखो ग्रैनुलोमाज में जनरली क्या होंगे, केसिएटिंग ग्रैनुलोमा, इट विल बी सीन इन टीबी एंड फंगल इन्फेक्शंस लाइक हिस्टोप्लाज्मोसिस और कॉक्सीडियोमाइकोसिस। ये कॉक्सीडियोमाइकोसिस, पैराकॉक्सीडियोमाइकोसिस, इसके बारे में माइक्रोबायोलॉजी में मैं डिटेल में बात करूंगा। नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमा, ठीक है, नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमा विल बी सीन इन सार्कोइडोसिस, लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम, leprosy, syphilis and cat scratch disease. So this is non-caseating generally ग्रैनुलोमा। डार्क ग्रैनुलोमा कहाँ पे दिखेगा हमको, सेरेब्रल मलेरिया में दिखेगा। डोनट ग्रैनुलोमा इन क्वार्सन फीवर। स्टीलेट और राउंड ग्रैनुलोमा विल बी सीन इन कैट स्क्रैच एंड एलजीबी, कैट स्क्रैच डिजीज एंड एलजीबी। दिस इज स्टीलेट और राउंड शेप के हिसाब से है कैसा, ये नॉन कैसेटिंग ग्रैनुलोमा। This is cat scratch disease will be due to the Bartonella henselae. This is due to Bartonella henselae. Bartonella henselae granulation tissue जनरली अगर हम देखें, ये अभी मैं नीचे बात करूंगा, ठीक है। दिस इज द हॉल मार्क ऑफ फाइब्रोजेनिक रिपेयर, अभी बात करूंगा मैं इसका। अभी देखो, सो जनरली स्टीलेट ग्रैनुलोमा इज फाउंड नो एयर बट कैट स्क्रैच डिजीज, ठीक है, कैट स्क्रैच डिजीज। कॉक्सीडियोमाइकोसिस में कैसा दिखेगा, कॉक्सीडियोमाइकोसिस विल हैव केसिएटिंग ग्रैनुलोमा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखो सेकेंडरी हीलिंग मैकेनिज्म। सेकेंडरी हीलिंग मैकेनिज्म देखो, ग्रैनुलेशन टिश्यू जो होता है, यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट प्लस स्मॉल ब्लड वेसल प्लस मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट्स, व्हाट विल बी देयर इन द ग्रैनुलेशन टिश्यू। ग्रैनुलेशन टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट होगा, स्मॉल ब्लड वेसल होगा, मैक्रोफेज होगा और लिम्फोसाइट। समटाइम्स तो यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, चारों देंगे या फिर इसमें से एक कोई नहीं देंगे, एंड एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछ देंगे। सो दिस इज द हॉल मार्क ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, इज द हॉल मार्क ऑफ फाइब्रोजेनिक रिपेयर, जो कि क्रोनिक जनरली किसमें होता है, इन्फ्लामेशन में होता है। सर्जिकल इंसिजन हील बाय प्राइमरी हीलिंग, सर्जिकल इंसिजन जितने भी होता है दैट हील बाय प्राइमरी हीलिंग, एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और वुंड्स हील बाय सेकेंडरी हीलिंग, इतना याद रखना, ठीक है। सो सेकेंडरी हीलिंग मैकेनिज्म इज ग्रैनुलेशन टिश्यू, ठीक है, ग्रैनुलेशन टिश्यू। ग्रैनुलेशन टिश्यू में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट, स्मॉल ब्लड वेसल्स प्लस मैक्रोफेजेज प्लस लिम्फोसाइट्स। रोलिंग ऑफ ल्यूकोसाइट्स ऑन इंडोथेलियल सेल इज मेडिएटेड बाय, ये जनरली किससे होता है, ऊपर भी हमने किया था, इंटीग्रिन्स किस में हेल्प करता है, जनरली एडिशन में। रोलिंग में कौन करता है, सेलेक्टिन्स, ठीक है, सेलेक्टिन। पिकेम1 क्या है, डाइपेडेसिस और ट्रांसमाइग्रेशन के लिए जरूरी है। P53 regulates which phase of cell cycle? P53 regulates जनरली, देखो P53 क्या है, क्रोमोजोम 17p पे लोकेटेड होता है, एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम, इतना भी याद रखना, एंड इट इज रेगुलेट्स द G1S फेज, ठीक है, G1S फेज। प्रोपेप्टोटिक जीन एंड एस्पेज। प्रोपेप्टोटिक जीन एंड एंटी एपोप्टोटिक जीन बिलोंग टू व्हिच जीन फैमिली, कौन से जीन फैमिली में, दैट बिलोंग्स टू बीसीएल। देखो प्रोपेप्टोटिक जीन क्या क्या है, जो बढ़ाते हैं, दैट इज बीए बैक्स बैक बैड बीड करके हमने पढ़ा है। प्यूमा दैट इज P53 मॉड्यूलेटर, एंड नोक्सा दैट इज P53 फैमिली। सो दिस इज जनरली प्रोएपोप्टोटिक। P53 फैमिली इज नथिंग बट द प्रोएपोप्टोटिक। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंटी एपोप्टोटिक। सो एंटी एपोप्टोटिक में BCL2 BCL XL जो कि डिक्रीज करता है एपोप्टोसिस को, हमने ऊपर भी पढ़ा था, MCL1 एंड A1, दिस BCL लिम्फोमा 2, BCL2 का मतलब BCL लिम्फोमा 2। सो दिस इज जनरली BCL फैमिली, ठीक है, BCL फैमिली। अभी देखो सेल के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। सेल का जो G0 यानी कि G0, G1S एंड G2M ऐसे करके हम पढ़ते हैं, G1S G2M करके हम पढ़ते हैं। सो G0 क्या है, रेस्टिंग फेज है। G1 जनरली चेक्स फॉर सेल साइज, है ना,
न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर्स एंड डीएनए डैमेज। और यस इज द सिंथेटिक फेज जिसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। G2 में सेल साइज एंड डीएनए रेप्लिकेशन। एंड इन द यम जनरली क्या होगा, माइटोटिक फेज विच इज द एक्चुअल डिवीजन फेज, एक्चुअल डिवीजन फेज। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा लेट हो रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसलिए, बट कर ही लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। डीएनए सिंथेसिस इज प्रेजेंट इन हुच फेज। अब नीचे हमने पढ़ा G1S G2 M से जनरली G1 क्या है, प्री सिंथेटिक फेज है, और डीएनए सिंथेसिस पूछ रहा है, सो दैट विल बी नथिंग बट सिंथेटिक फेज, एस फेज जिसको हम बोलते हैं। प्री माइटोटिक फेज क्या है, G2 है। माइटोटिक फेज क्या है, M फेज है। रेस्टिंग फेज इज नथिंग बट G0। काउंसिलमैन बॉडीज आर फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बहुत ज़्यादा जगह पे आप माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, उसके बाद आप जनरली का मेडिसिन, ये सब में पढ़ोगे आप। So this is generally concealment bodies are seen in generally process of apoptosis, generally hepatitis में process of apoptosis in acute viral hepatitis। acute viral hepatitis में एक body form होगा जिसको क्या बोलेंगे हम, concealment body बोलेंगे। Which of the following is an opsonin? opsonin कौन सा है इसमें? So opsonins कौन कौन से होते हैं, C3b, serum protein CRP, and generally Fc fragment of IgG. This is the most potent opsonin. Which is the most potent? That is Fc portion और fragment of IgG। इसमें कौन सा ऑप्शन में हमारे पास, C3b। Which of the following helps in the cell to cell adhesion? cell to cell adhesion के लिए जनरली E-cadherin will be help। देखो E-cadherin जनरली क्या होता है, is a cell surface protein which maintains intercellular adhesiveness to hold the cells together and relay signals between the cells। E-cadherin का अगर फंक्शन लॉस्ट हो गया तो सेल के सेल टू सेल क्या होगा, जनरली सिग्नल्स नहीं होगा। एंड दिस इज सीन इन द एडिनोकार्सिनोमा, कॉलन, स्टोमक एंड ब्रेस्ट। और रिवर्सिबल चेंज occurring in which mature cell type is replaced by another mature cell is called as a reversible change occurring in mature in which a mature cell type is replaced by another mature cell। so देखो डिस्प्लेजिया में क्या होता है, डिस्प्लेजिया देखो, डिस्प्लेसिया क्या है, पार्शियली रिवर्सिबल है। डिसऑर्डर्ड ग्रोथ और प्रोलिफरेशन होगा इसमें। इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन इज देयर, एग्जांपल दैट इज कार्सिनोमा इन सिटू। मेटाप्लेजिया अगर हम बात करें तो एक टाइप ऑफ सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर टाइप ऑफ सेल। तो आंसर हमारा तो यही हो जाएगा। कैसे होगा, देखो दिस इज रिवर्सिबल, वन सेल टाइप चेंजेस टू अनदर। जनरली बैरेट इसोफेगस में, बैरेट इसोफेगस में हमको पता है कि जनरली वहाँ पे सेल का चेंजिंग होगा। स्क्वामस सेल रहता है जनरली, एंड इट विल बी चेंजिंग इनटू द जनरली द नीचे का जो स्टोमक का जो लाइनिंग होता है कॉलमनार, सो कॉलमनार से वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा नीचे के रीजन। दैट इज नथिंग बट मेटाप्लेजिया। अभी देखो हाइपरट्रॉफी क्या है, दिस इज द इंक्रीज इन द साइज। हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन द साइज। हाइपरप्लेजिया क्या है, इंक्रीज इन द नंबर। अब यहाँ पे दो चीज़ें और अगर हम कर लें तो ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट एनाप्लेजिया और डेस्मोप्लेजिया। एनाप्लेजिया क्या होता है, इट इज इरिवर्सिबल। मेटाप्लेजिया इज रिवर्सिबल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैरेट्स इसोफेगस को प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। इट इज नॉट मैलिग्नेंट, इट इज प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। एनाप्लेजिया क्या है, इरिवर्सिबल है, एंड देयर विल बी लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। डेस्मोप्लेजिया का मतलब डेंस फाइब्रोसिस इन अ ट्यूमर। इतना चीज याद रखो, दिस विल बी डन। अ पेशेंट generally who was previously with good muscle mass now presents with decreased muscle mass decrease हो गया। there is a history of RTA road traffic accident which led him to be bedridden for 6 months। this is decreased। जनरली देखो क्या हुआ, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, बोन का फ्रैक्चर हुआ होगा, उसके ऊपर प्लास्टर लगाया होगा। प्लास्टर लगाया तो बहुत दिनों तक, कितने दिनों तक है यहाँ पे, 6 मंथ प्लास्टर लगाया। तो क्या हुआ कि वो जनरली क्या हुआ, हाथ पैर उसने चला जहाँ पे प्लास्टर लगा था, ही कुड नॉट मूव दैट पार्ट, एंड ड्यू टू डिसयूज देयर विल बी एट्रोफी। अब अगर एट्रोफी की बात करें तो जनरली क्या है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी की बात तो हमने ऊपर कर ली। एट्रोफी में जनरली क्या होता है, डिक्रीज इन द सेल साइज प्लस सेल नंबर ऑल्सो, ठीक है, ड्यू टू द डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज डिग्रेडेशन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सिनाइल एट्रोफी किसमें होता है, अल्जाइमर डिजीज में होता है। प्रेशर एट्रोफी होता है एक, इस्टेमिक एट्रोफी ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। न्यूट्रिशनल एट्रोफी क्वाशियोरकर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में क्वाशियोरकर मसल वेस्टिंग जो होता है ना, दिस इज ड्यू टू, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ जनरली न्यूट्रिशनल एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी इन द केस ऑफ फ्रैक्चर, जो कि ऊपर हमको यहाँ पे दिया गया। अब प्रेग्नेंट यूट्रस इज एन एग्जांपल। अगर प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करें तो दिस इज बोथ हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया, बोथ हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। तो जनरली साइज भी बढ़ेगा और सेल का नंबर भी बढ़ेगा। ड्यू टू जनरली एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, सेल काउंट बढ़ेगा, एंड ड्यू टू ग्रोइंग फीटस देयर विल बी इंक्रीज इन द साइज। सो ये ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट आंसर है कि बहुत हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। और बहुत ज़्यादा बार जब टीचर्स पढ़ाते हैं इस चीज़ को तो वो दे विल बी फोकसिंग ऑन दिस थिंग। बट यहाँ पे क्या है, मेटाप्लेजिया, एट्रोफी, डिस्प्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स हाइपरप्लेजिया है नहीं, सो विल गो विद हाइपरट्रॉफी। एंड दोनों अगर ऑप्शन में है तो हाइपरट्रॉफी फॉलोड बाय हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया। आगे देखो, इन इंडिविजुअल्स हु डोनेट वन लोब ऑफ द लीवर फॉर ट्रांसप्लांटेशन द रिमेनिंग ऑर्गन सून ग्रोज बैक ड्यू टू इट्स ओरिजिनल साइज। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच एडेप्टिव मैकेनिज्म। जनरली क्या होता है, लीवर
ये बहुत ज़्यादा जल्दी क्या होता है, रीजनरेट होता है। दिस इज जनरली द कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लेजिया, दिस इज ड्यू टू कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लेजिया जनरली सीन इन द लीवर पोस्ट हेपेटेक्टमी, सो दिस इज हाइपरप्लेजिया। ऑल आर ट्रू अबाउट एपोप्टोसिस एक्सेप्ट, एपोप्टोसिस के बारे में तो हमने बहुत सारी चीज़ें करी। कंसिडरेबल एपोप्टोसिस में अपरेंट टिश्यू बिफोर इट बिकम्स अपरेंट इन हिस्टोलॉजी, सो एवरीथिंग इज ट्रू अबाउट एपोप्टोसिस एक्सेप्ट एपोप्टोसिस ऑफ सेल इंड्यूस इन्फ्लामेटरी। नहीं होता है एपोप्टोसिस में, ये हमने पहले ही कर चुका है, सो ये आप एक बार देख लो। एपोप्टोसिस इज इनहिबिटेड, कौन इंक्रीज करता है कौन डिक्रीज करता है हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, सो BCL2 इनहिबिटेड बाय। इन एपोप्टोसिस प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस इज ड्यू टू एक्सीवेशन ऑफ, इनिशिएटर क्या होता है, कैस्पेज होता है, कैस्पेज 8, 9 एंड 10, एंड एक्सिक्यूशन कैस्पेज कौन सा होता है, कैस्पेज 3, 6 एंड 7, सो दिस इज नथिंग बट कैस्पेजेज। Caspases are associated with the following. This is to hydropic degeneration, collagen hyalination, fatty degeneration. This is embryogenesis. Which of the following type of necrosis is most commonly associated with ischemic injury? Ischemic injury के साथ generally which of the following type of necrosis is most commonly associated? So ischemic injury के साथ generally हमने क्या पढ़ा था? Coagulative necrosis except brain, ठीक है, except the brain associated with ischemia, liquefactive abscess formation, pancreatitis, ये सब चीज़ हमने कर लिया है, ठीक है, ये सब हमने कर लिया। आगे चलो देखते हैं। ऑल आर ट्रू अबाउट एमीबियासिस एक्सेप्ट, एमीबियासिस में जनरली क्या होता है, फ्लास्क शेप अल्सर जनरली क्या होता है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में होता है। डिजीज एफेक्ट सिकम एंड असेंडिंग कॉलन है ना, ऑल आर ट्रू है ना, एमीबियासिस एक्सेप्ट, ठीक है। डिजीज एफेक्ट सिकम एंड असेंडिंग कॉलन प्लस रेक्टम भी करता है, एंड को भी पस इन लिवर, दिस इज द लिवर एब्सेस, कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं। ऑल आर ट्रू अबाउट एमीबियासिस, एमीबियासिस में फ्लास्क शेप अल्सर दैट इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस नॉट अ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। इंटीग्रिन्स इंक्लूड रिसेप्टर एक्सेप्ट, इंटीग्रिन्स में जनरल का प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, बाकी सब होते हैं। जनरली एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स इन एक्यूट इन्फ्लामेशन इज फ्रॉम ड्यू टू वेनिल्स। डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल बाय न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस इज मेनली ड्यू टू लाइसोसोमल एंजाइम्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरोक्सिजिमल फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, दिस इज ग्लूटाथाइन पेरोक्सीडेज सुपर ऑक्साइड डिसोनिक कैटलिस्ट, तीनों। आगे देखो, which following is the hallmark of acute inflammation, vasodilation and increase in permeability. Which of the following is not an inflammatory mediator, this is myeloperoxidase, ठीक है। all of the following host tissue response can be seen in acute infection except granuloma formosus, सारी चीज़ें हमने ऊपर की हैं, है ना। सो वहाँ के सारे चीज़ों को यहाँ पे इसका ज़्यादा है नहीं, क्योंकि पूछा भी नहीं गया है, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन विल डू इट। ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग इज डन थ्रू, ऑफ कोर्स ऊपर ही पढ़ा था हमने, NADPH ऑक्सीडेज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, विटामिन C, हमने बायोकेमिस्ट्री में भी किया है। फैट नेक्रोसिस ऑकर्स एट ऑल साइट एक्सेप्ट लीवर, ठीक है, पैनक्रियाज, ब्रेस्ट और पेरिटोनियम तीनों में होता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस सीन इन क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन इंक्लूड एन इंक्रीज इन लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स एंड फाइब्रोसिस, ठीक है, क्रोनिक का पूछ रहा है। chronic non-specific inflammation, foci of granulomatous inflammation show all of the following except, देखो ग्रैनुलोमा के कंपोनेंट क्या क्या होता है, एपिथेलियोइड सेल, ये जनरली हॉलमार्क है, हॉलमार्क ऑफ जनरली ग्रैनुलोमा इज एपिथेलियोइड सेल्स। इट इज द मॉडिफाइड और एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, स्लीपर शेप न्यूक्लियस होते हैं इसमें, सराउंडेड बाय कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट, पूरा पूरा ग्रैनुलोमा बता रहा हूँ। ग्रैनुलोमा के कंपोनेंट्स में फर्स्ट क्या होता है, एपिथेलियोइड सेल, जो क्या है हॉलमार्क है। इट इज नथिंग बट मॉडिफाइड और एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, स्लीपर शेप न्यूक्लियस होते हैं इसमें। इट इज सराउंडेड बाय, दिस epithelial cell is surrounded by collar of lymphocytes. Giant cells क्या होता है, due to the fusion of epithelioid cells a big cell will be formed, that is nothing but giant cell, और इसमें कैसा होता है, caseous necrosis होता है। So this is granuloma's components. So generally show all of the following except eosinophils, generally ये किसमें दिखते हैं, हमको ये acute वाले में दिखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, all of the following are true in respect of एंजियोन्यूरोटिक इडीमा। सो चलो इडीमा के बारे में लास्ट में थोड़ा कर लेते हैं। देखो, कॉजेज एंड एग्जांपल्स ऑफ इडीमा, इडीमा जनरली क्या होगा, ड्यू टू आइदर इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, देखो अगर ये ब्लड वेसल है जनरली, है ना, तो इसमें दो प्रेशर होते हैं, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है और एक जनरली क्या होता है, अंकोटिक प्रेशर होता है। अंकोटिक प्रेशर क्या करता है, चीज़ों को अंदर रखने में काम देता है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है, जनरली बाहर चीज़ों को पठाने में काम करता है। तो जनरली अगर इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया, ये प्रेशर बढ़ गया, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बाहर जाएंगी, सो दैट विल लीड इन इडीमा, है ना, इडीमा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा सारे चीज़, सो देयर विल बी इडीमा। एंड इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के वजह से जो इडीमा होगा उसको हम जनरली क्या बोलेंगे, कार्डियक फेलियर में ऐसा इडीमा देखा जाता है, और पोस्चुरल इडीमा। अभी देखो
कॉज है, सेकेंड कॉज डिक्रीज प्लाज्मा, या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा या तो प्लाज्मा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, दैट इज ऑन्कोटिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं। एंड दिस एग्जांपल ऑफ डिक्रीज प्लाज्मा प्रेशर, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर इज इन लिवर सिरोसिस, मैल न्यूट्रिशन एंड रीनल फेलियर, दैट इज निफ्रोटिक सिंड्रोम। लिम्फोटिक लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, अब जो बाहर जा रहा है इसको सबको क्लियर कौन करेगा, लिम्फ करेगा। तो अगर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है तो मतलब वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, सो देयर विल बी आफ्टर ब्रेस्ट सर्जरी दिस विल बी सीन फाइलेरियासिस और मिलरोइस डिजीज, फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटिसियासिस जिसमें जो पूरा एडिमा दिखाया जाता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। आगे देखो सोडियम रिटेंशन, दिस इज इन कार्डियक फेलियर, रीनल फेलियर, इन्फ्लामेशन एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब ये देखो एडिमा ऑकर्स व्हेन देयर इज टोटल प्लाज्मा प्रोटीन इज बिलो 5 ग्राम पर डेसीलीटर, है ना, ये नंबर में भी याद कर लो। नॉर्मल कितना होता है 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। एल्ब्यूमिन इज लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर, नॉर्मल क्या होता है 3.5 to 5 होता है। जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड एडिमा होता है। जनरलाइज्ड यानी कि इन्फेक्शन, पॉइजनिंग, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, पूरे बॉडी में एडिमा होगा। लोकलाइज्ड यानी कि ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, जैसे इंसेक्ट बाइट करेगा, जैसे तुमको कहीं पे अगर एक वेस्प या फिर जनरली बी हनी बी ने स्टिंग किया तो वहाँ पे जनरल एक छोटा सा, दैट इज नथिंग बट लोकलाइज्ड, और दैट इज ड्यू टू इरिटेंट ड्रग्स एंड केमिकल्स, इंसेक्ट बाइट एंड एलर्जिक रिएक्शन। सो ये एडिमा के बारे में हमने पढ़ा। सो इट मैनिफेस्ट एज पिटिंग एडिमा, ये जनरली नहीं होगा इसमें इन द केस ऑफ एंजियो न्यूरोटिक एडिमा जो कि एक नॉन पिटिंग एडिमा है। सो पिटिंग एडिमा नहीं होगा, बाकी तीनों चीज़ राइट है, बाकी तीनों चीज़ राइट है। सो दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द जनरल पैथोलॉजी और द इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस के टॉपिक से। मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करने की कोशिश की क्योंकि ये चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से हम पढ़ रहे हैं और इसी चीज़ को जनरली क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करना है वो देखना था। सो आई डिड अ लिटिल बिट फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया तो जस्ट कमेंट इन द फर्स्ट कमेंट, आई विल ट्राई टू स्लो इट डाउन। लेकिन इसी स्पीड में अगर हम जाएंगे तभी ये खत्म होगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टॉपिक है इसमें। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, लेट्स finish it for today. We'll meet you in the next video. Till then, keep sharing and keep liking and